आज विद्यार्थियों, जो हमारा मराठा साम्राज्य का टॉपिक चल रहा है और उसमें भी पेशवाओं का काल। आज जो तीसरे नंबर का पेशवा है बालाजी बाजीराव। बाजीराव प्रथम की मृत्यु 1740 में हो गई थी और उसके बाद उसका लड़का बाजीराव, जिसको बाजीराव या बालाजी बाजीराव के नाम से जाना जाता है, इसको बालाजी द्वितीय भी कहा जाता है और बालाजी प्रथम विश्वनाथ को कहा जाता है। तो उसकी मृत्यु के बाद, यानी अपने पिता की मृत्यु के बाद, बालाजी बाजीराव पेशवा बना। वह अपने पिता की भांति न तो दूरदर्शी था और न ही योग्य सेनापति था, और बहुत सी कमियां उसके अंदर थी। यद्यपि उसने बड़ी लगन व निष्ठा के साथ कार्य जरूर किया, लेकिन उतनी दूरदर्शिता नहीं थी कि उसे योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा जाए, जैसे बाजीराव प्रथम को कहा जाता था। क्योंकि बालाजी विश्वनाथ योग्य पेशवा था, तो उसका पुत्र बाजीराव प्रथम है, वो भी योग्य पेशवा सिद्ध हो। परंतु फिर भी 1761 तक ये मराठों का पेशवा बना रहा। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। अब नाना साहब भी दो हुए, एक 1857 के विद्रोह के समय नाना साहब हुए थे और दूसरा ये बालाजी बाजीराव को भी कहा जाता है। इसके काल में मराठा शक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी, लेकिन यह भी कहा जाता है कि उसने तमाम अपनी जो प्रतिष्ठा थी उसको 1761 के पानीपत के युद्ध में धूमिल कर दिया और इस आघात को वह सहन नहीं कर सका और कुछ ही महीनों बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए यह भी कहा जाता है कि जिस बाजीराव प्रथम ने मराठे साम्राज्य को चरम सीमा पर पहुंचाने का प्रयास किया था, बालाजी बाजीराव ने उसको काफी नुकसान भी पहुंचाया। बालाजी बाजीराव के बारे में एक चीज और कहा जाता है कि उसने मराठा साम्राज्य की अर्थव्यवस्था थी उस पर नियंत्रण स्थापित किया और राज्य की आय के साधन भी उन्होंने बढ़ाए। तो विशेष करके उसका महत्वपूर्ण जो जोर था वो राज्य की इनकम बढ़ाने का था, और सबसे बड़ी समस्या भी मराठों के लिए यही थी। बालाजी बाजीराव ने बादशाह मोहम्मद शाह के समय मालवा पर मराठों के अधिकार की वैधता प्राप्त की थी। 1741 में उसे मराठा यानी मराठों को मालवा पर अपने अधीन करने का अधिकार मिल गया। 41 में बालाजी बाजीराव ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के अनुरोध पर रघुजी भोंसले के विरुद्ध अली वर्दी खां को मदद की, जबकि भोंसले उसी का मराठा सरदार था, और यह भी था कि उन्होंने रघुजी को पराजित भी किया। अली वर्दी खां ने मराठा आक्रमण से परेशान होकर पेशवा को बंगाल की चौथ वसूली और सेना के लिए 22 लाख रुपए देने का वायदा भी किया था। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता थी मराठा साम्राज्य की कि जब भी वो किसी राज्य को सहायता देने के लिए जाते, उसके बदले में धन लेते, और जब भी किसी राज्य की सुरक्षा का भार अपने ऊपर लेते तो 2 कर वो उनसे वसूलते थे। एक था सरदेश मुखी और दूसरा था चौथ। अली वर्दी खान ने 1751 में बाध्य होकर रघुजी भोसले को उड़ीसा सौंप दिया और बार बार की पीड़ा से अपने आप को मुक्त कर लिया। अपने राज्य का ही एक भाग उसे सौंप दिया ताकि उसे कोई अतिरिक्त आय न देनी पड़े। बालाजी बाजीराव के समय में एक महत्वपूर्ण कार्य और हुआ। 1750 में रघुजी भोसले की मध्यस्थता से एक समझौता हुआ, जिसे संगोला का समझौता कहा जाता है। इस समझौते के तहत मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र का राजा होगा और वह सतारा के अंदर रहेगा, जबकि पेशवा का कार्यालय पुणे में होगा और शासन की समस्त शक्तियां हैं वो पेशवा के हाथ में रहेंगी। अब इस समझौते के बाद जो मराठा छत्रपति थे वो विशेष करके नाम मात्र के छत्रपति रह गए। उस समय जो छत्रपति था वो मराठा शासक राम राजा था। 1752 ईस्वी में पेशवा ने
मुगल बादशाह अहमद शाह से संधि की। इस संधि में मुगल बादशाह ने मराठों को संपूर्ण भारत से चौथ वसूली का अधिकार दे दिया और इसके बदले मराठे जब मुगल बादशाह को आवश्यकता पड़ेगी तो उसे सैनिक सहायता मुहैया करवाए। इस संधि से मराठों का प्रभाव पूरे भारत पर हो गया और दिल्ली की राजनीति में मराठे अब प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने लगे और महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाने लगे। 52 में झलकी की संधि में निजाम ने मराठों को बरार का आधा क्षेत्र दे दिया। इससे मराठों का साम्राज्य विस्तार भी हुआ। 1754 में रघुनाथ राव के नेतृत्व में मराठों ने दिल्ली में प्रवेश कर अहमद शाह को सिंहासन से हटाकर आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बनाया। 57 में रघुनाथ राव के नेतृत्व में ही पुनः दिल्ली पर आक्रमण कर अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीब उद्दौला को मीर बख्शी के पद पर हटाकर अहमद शाह बंगस को मीर बख्शी बनाया। यहां से दिल्ली पर वर्चस्व के लिए अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू होती है। मुगल दरबार में 2 गुट थे इस समय। एक मराठों से सहयोग ले रहा था जिसमें स्वयं मुगल बादशाह भी था और एक वो गुट था जो अहमद शाह अब्दाली से सहयोग ले रहा था। जिसका पलड़ा जिस समय भारी रहता वही दिल्ली की राजनीति के केंद्र में होता और अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए ये दोनों ही शक्तियां अब्दाली और मराठे दिल्ली में हस्तक्षेप करते रहते थे। रघुनाथ राव की सहायता से 1760 ईस्वी तक बालाजी बाजीराव ने मराठा शक्ति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। बाजीराव प्रथम उत्तर भारत की राजनीति में गहरी रुचि रखता था, लेकिन बालाजी बाजीराव उत्तर भारत की राजनीति में इतनी ज्यादा रुचि न रख करके वो दक्षिण भारत की राजनीति में ज्यादा रुचि रखता था। बालाजी बाजीराव ने अपनी सेना में गैर मराठों को भी भर्ती किया और मराठा सेना को मजबूती देने का प्रयास किया, लेकिन इसी समय दिल्ली की राजनीति में वर्चस्व रखने के लिए अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध का कारण था रघुनाथ राव की अटक तक मराठा प्रभाव बढ़ाने की कूटनीतिक भूल थी, क्योंकि इस समय पंजाब के क्षेत्र अब्दाली व उसके गवर्नरों के हाथ में था और रघुनाथ राव ने जब इस क्षेत्रों पर अपना अधिकार करके मराठे हिंदू पदपातशाही की भावना से प्रेरित होकर संपूर्ण भारत को अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे, जबकि अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह की भांति भारत को लूटना चाहता था। अब्दाली ने 1748 से 1761 के बीच भारत पर कुल 7 आक्रमण किए और लगभग प्रत्येक आक्रमण में सफल रहा। रोहिला सरदार नजीबुद्दौला अहमद शाह अब्दाली का पक्षधर था। इसी तरह अवध का नवाब शुजाउद्दौला भी अब्दाली का साथ दे रहा था। ये दोनों ही मराठों से क्या पराजित हो चुके थे और दिल्ली में अपना प्रभाव स्थापित करना चाह रहे थे, जिसमें सबसे बड़ी रुकावट मराठे थे। इसलिए एकमात्र मुगल वजीर इमाद उल मुल्क ने ही मराठों का समर्थन किया। कहने का मतलब पानीपत के युद्ध में जिस मुगल साम्राज्य को बचाने के लिए मराठे आगे आए, लेकिन मुगल बादशाह के दरबारी अभी भी 2 गुटों में विभक्त थे। एक मराठों का सहयोग कर रहे थे और दूसरा अहमद शाह अब्दाली का कर रहे थे। 1757 ईस्वी में मराठा अपनी शक्ति के चरम पर पहुंचे थे, परंतु मराठे अपने बढ़ते हुए उत्तरदायित्व संभालने में असमर्थ रहे। कुछ तो उसमें घमंड था और कुछ मारवाड़ जैसे उत्तराधिकार युद्ध में हस्तक्षेप कर मराठों ने राजपूतों से भी संबंध खराब कर लिए, जाटों से भी उनके संबंध खराब थे। इसलिए जब पानीपत का युद्ध हुआ तो उनकी सहायता करने वाली तमाम शक्तियों ने अपने पैर पीछे हटा लिए। जनवरी 1760 ईस्वी में दिल्ली के निकट लोनी में अब्दाली व मराठा नेता दत्ताजी में युद्ध हुआ, जिसमें दत्ताजी मारा गया। जब यह खबर बालाजी बाजीराव को पहुंची तो उसने अपने 17 वर्षीय पुत्र विश्वासराव भाऊ के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी और अपना चचेरा भाई
जो सेना का वास्तविक सेनापति था, सदाशिवराव भाऊ, जो बाजीराव प्रथम के छोटे भाई चिमनाजी अप्पा के पुत्र थे, उन दोनों को सेना की कमान देकर के और अब्दाली से टक्कर लेने के लिए भेजा। मराठों के पास इब्राहिम गारदी के नेतृत्व में एक अच्छा तोपखाना भी था, लेकिन इस युद्ध में तमाम जो क्षेत्रीय शक्तियां थी वो मराठों का सहयोग नहीं कर रही थी, जिसमें भरतपुर का जाट शासक महाराजा सूरजमल भी था। युद्ध के प्रारंभ में उसने मराठों का सहयोग दिया, कुछ उनको सलाह भी दी, लेकिन विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ के दंभ के कारण महाराजा सूरजमल ने उनका सहयोग नहीं दिया, बल्कि वो नाराज होकर के युद्ध भूमि से ही चला गया, मराठों का साथ छोड़ दिया। 14 जनवरी 61 को प्रातः 9 बजे युद्ध हुआ। इस युद्ध में मल्हारराव होलकर कहते हैं, युद्ध के बीच में ही जान बचाकर भाग गया। विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ, जसवंतराव पंवार, तुकोजी होलकर, जनकोजी सिंधिया समेत करीब 28,000 मराठे इस युद्ध में शहादत को प्राप्त हुए। मराठों के बड़े बड़े सरदार थे, उनके जीवन का अंत हो गया और सेना का बड़ा भाग नष्ट हो गया। यह जो आक्रमण था अहमद शाह अब्दाली का, यह 5वां आक्रमण था। 1764 में 6ठा और 67 में 7वां आक्रमण भी उन्होंने किया, लेकिन वह सिखों को कुचलने में असफल रहा था। अहमद शाह अब्दाली को तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय तक मराठों की शक्ति में शून्यता आ गई। यद्यपि बाद में पेशवा माधवराव प्रथम ने कहते हैं कि मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर लिया था, लेकिन इस हार के आघात को बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर सका। उनकी आशाओं का केंद्र उसका लड़का विश्वासराव युद्ध भूमि में मारा गया और 23 जून 1761 को बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। जरूरनाथ सरकार ने कहते हैं, महाराष्ट्र में संभवतः कोई ऐसा परिवार न था जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया। कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया। पर काशीराज पंडित एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने इस युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। पानीपत की पराजय के जो कारण थे, उनमें सदाशिवराव की कूटनीतिक असफलता प्रमुख थी और वह अब्दाली के बजाय कमजोर सेनापति भी था। मराठों ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति जो उसके लिए महत्वपूर्ण थी, उनको छोड़कर जो खुले मैदान की नीति में विश्वास किया, वह उनके लिए सही साबित नहीं हुई। इब्राहिम गारदी के तोपखाने पर उनको अधिक विश्वास था, लेकिन उससे भी उसको फायदा नहीं हुआ। अब्दाली के पास मराठों से अच्छी घुड़सवार सेना थी, जबकि अब्दाली को मुगल दरबार के ही बड़े सरदारों का साथ मिला, जबकि मराठों को तमाम जो स्थानीय या क्षेत्रीय शासक थे, राजपूत, सिख, जाट आदि ने सहयोग नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि मराठे जब कमजोर हुए तो इसी समय दक्षिण भारत में मैसूर में एक नई शक्ति उदय हुआ और वह शक्ति थी हैदर अली के नेतृत्व में। पूर्वी भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको बढ़ावा मिला। तो इस युद्ध का जो सर्वाधिक जो लाभ था वो अंग्रेजों का ही हुआ। बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद 23 जून 1761 को जब उसकी मृत्यु होती है, तो उसका 17 वर्षीय छोटा पुत्र माधवराव प्रथम पेशवा बना। यह अल्पवयस्क पेशवा था, अपने चाचा रघुनाथ राव के संरक्षण में शासन करने लगा। कुछ समय बाद चाचा से मतभेद हो गए, अतः 1763 ईस्वी में उसने अपने आप स्वतंत्र निर्णय शुरू किया और इसी वर्ष उसने निजाम को पराजित कर राक्षस भवन की संधि की। माधवराव प्रथम व निजाम के बीच इस संधि ने
मराठा निजाम संबंधों में ठहराव आ गया। अब उसके रोज रोज के झगड़े कम हो गए। 1771 में उसने मैसूर के हैदर अली को परास्त किया और 1771 में मराठा सरदार महाजी सिंधिया ने निर्वासित जो बादशाह था शाह आलम द्वितीय उसको पुनः गद्दी पर बैठाया तथा पेशवाओं की मुगल बादशाह के सहायक के रूप में नियुक्त भी करवाया। शाह आलम द्वितीय दिल्ली में अब्दाली के प्रतिनिधि नजीबुद्दौला के डर से दिल्ली से भाग गया था। 1759 से ही वह इलाहाबाद में रह रहा था। तो एक बार माधवराव ने मुगल बादशाह को सहायता देकर पुनः दिल्ली पर वर्चस्व स्थापित किया, लेकिन 1772 में ही क्षय रोग से इस पेशवा की भी मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के साथ ही मराठाओं की शक्ति है वो दुर्लभ हो गई। अब पेशवा के पद के लिए आपस में झगड़े होने लगे। जब माधवराव की मृत्यु हुई तो उसका छोटा भाई नारायण राव वो कुछ महीनों शासक रहा, किंतु इसका चाचा रघुनाथ राव जो राघोबा के नाम से प्रसिद्ध है पेशवा बनना चाहता था, इसलिए उसने नारायण राव की 73 में हत्या कर दी। तो उसका कोई वंशज नहीं था, उसकी रानी जरूर गर्भवती थी। इसलिए 1774 से 96 तक जो उसकी पत्नी से जो संतान पैदा हुई माधवराव नारायण वह पेशवा बना, लेकिन वह तो अभी अभी जन्म लेने वाला बच्चा ही था। इसलिए नारायण राव की पत्नी से उत्पन्न माधवराव नारायण को पेशवा तो घोषित कर दिया, लेकिन उसके बाद जो वास्तविक शक्ति थी वो नाना फडणवीस के अधीन एक परिषद के हाथ में थी जो 12 भाई परिषद कहलाती है। इस परिषद में जब तक पेशवा वैश्य नहीं हो जाता तब तक शासन अपने हाथ में चला। रघुनाथ राव जब पेशवा नहीं बना तो वह हताश होकर 1775 में अंग्रेजों से सूरत की संधि कर दी, जिसके कारण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। रघुनाथ राव को मराठा खलनायक भी कहा जाता है कि उसने अपनी लालच के लिए मराठों की प्रतिष्ठा को अंग्रेजों को बेच दिया। मराठों ने निजाम को भी 1795 ईस्वी में खरदा के युद्ध में पराजित किया। अंत में 1796 ईस्वी में माधव नारायण ने नाना फडणवीस के नियंत्रण से दुखी होकर आत्महत्या कर ली और इसी के साथ मराठों को और ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के बाद उसका लड़का या यह कहना चाहिए कि जो राघोबा था जो मराठा खलनायक था उसका पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। बाजीराव द्वितीय इतिहास में जो प्रसिद्ध है वह पेशवा बना। इसने अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए मराठा सरदारों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। 1700 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई और कहते हैं कि नाना फडणवीस की मृत्यु के साथ ही मराठों की सूझबूझ भी खत्म हो गई। अब जो नया जो पेशवा था उसका चरित्र सामने आया और जब मराठों को आपस में यानी सरदारों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया तो स्थिति यह थी कि होलकर ने जब इसी को भी हरा दिया तो बाजीराव द्वितीय ने 1802 ईस्वी में अंग्रेजों से बैसीन की संधि कर ली, जिससे मराठों में फूट पड़ गई। बाजीराव द्वितीय के काल में अंग्रेजों ने 1818 में पेशवा पद ही समाप्त कर दिया। 2 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। इन 2 आंग्ल मराठा युद्ध में 75 में और फिर बाद में 1802 से लेकर के कुछ समय तक चला और फिर 1818 में पेशवा पद ही समाप्त हो गया। इसलिए इन 3 आंग्ल मराठा युद्ध के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को समाप्त करके हिंदुस्तान में अपनी बादशाह कायम की। धन्यवाद।